ये जो 11 साल की अचीवमेंट है मोदी गवर्नमेंट की, उसके ऊपर हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं कि 11 साल में देश कहां से कहां पर पहुंचा और इन 11 सालों में क्या भारत ने खोया और क्या भारत ने पाया। अब जहां तक बात आती है पूरी, और हम 11 साल पीछे से अगर हम शुरू करते हैं तो आप सोचिए कि 2014 में जब मोदी जी ने इस देश का कार्यभार संभाला था तो सबसे पहली बात उन्होंने कही थी कि मैं प्रधानमंत्री नहीं, मैं प्रधान सेवक हूं। और वो सेवा करते हुए, लोगों की खिदमत करते हुए मोदी जी ने देश को 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से आज चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाया। और मित्रों, ये जो समय है ये कुल 11 साल का समय है, क्योंकि पुरानी सरकारों के पास तो 60-70 साल थे। और अगर मैं 2014 की बात करूं, जब मोदी जी अभी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, तो पूरी दुनिया उस समय ग्रो कर रही थी, केवल भारत ही ग्रोथ पर था। 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था पे हम लोग थे, जबकि पूरी दुनिया के अंदर ग्रोथ हो रही थी। लेकिन देखिए, जैसे ही कार्यभार संभाला गया और सबसे पहला काम क्या किया गया, जब जनधन खाते खोले गए। जनधन खाते खोलने का कारण ही यह था कि जो आम इंसान है उस तक मेरी मदद पहुंचे। क्योंकि हमें याद है, स्वर्गीय राजीव गांधी जी कहा करते थे कि हम यहां से 1 रुपया भेजते हैं, नीचे 20 पैसे पहुंचते हैं। अब 80 पैसे का हिसाब किताब तो कभी कांग्रेस ने दिया नहीं, और ना हमने उनसे लिया। उन 80 पैसों में अगर आप देखें तो कई करोड़ों अरबों खरबों रुपए बनते हैं। लेकिन मोदी जी को पता था कि बीच में कोई बिचौलिया ना आए, जिसके कारण मेरे गरीब, मेरे पसमानदा लोगों तक मेरी मदद ना पहुंचे। तो डीबीटी करते हुए डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर जनधन खाते खोलेगी, जिसके ऊपर कांग्रेस ने मजाक उड़ाया कि जी पैसे के किस लिए खाते खोल रहे हो, लोगों के क्यों खाते खोलेंगे। आज समझ आती है कि खाते क्यों खोले गए थे, ताकि हर इंसान तक जो है मदद पहुंच सके। और यही कारण था कि आज आप देखें तो 25 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो पिछले 5-10 सालों में गरीबी रेखा से उठकर ऊपर आए। ये कारण ही ये था कि कैसे दृढ़ निश्चय वाला हमारे पास प्रधानमंत्री था, जिसने बताया कि देश को कैसे आगे लेकर जा सकते हैं। और मैं यहां पर, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसमें लंबी चौड़ी बात तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो मेरे 5-6 इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनकी मैं जरूर बात करूंगा कि हमने आजादी के जब 75 साल मनाए तो अमृत काल से हम लोग शुरू हुए। आज तक मित्रों आपको याद होगा कि भारत को क्या जाना जाता था। हम हमेशा विकासशील, डेवलपिंग मुल्क के तौर पर हमें जाना जाता था। और डेवलपिंग भी छोड़े, हमें कहा जाता था सपेरों का देश, सांप पालने वाले लोग। हमें कहा जाता था गरीबों का देश, गरीबों का देश। आज आप देखिए कि भारत कहां पर पहुंच गया इन्हीं 11 सालों के अंदर। क्या आप सबसे पहले अगर वैक्सीन किसी ने बनाई कोरोना की तो इसी भारत ने बनाई। आज आप देखिए कि भारत कहां पर पहुंचा कि 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से हम चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था पर। मैं कश्मीर के लोगों से भी बात करना चाहूंगा इसके ऊपर कि हमारे कश्मीर को अगर आप देखें तो देश का मुकुट माना जाता है, देश का ताज माना जाता है। और इस देश के ताज को हम कहते तो थे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक है, लेकिन अभी जो रेल लाइन जुड़ी है, यहां से पता लग गया कि रेल से भी हमारा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक है। सो इस ताज के ऊपर अगर आप देखें तो बहुत हमले हुए। थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आपको याद होगा, और मैं आज यहां से सैल्यूट करना चाहता हूं मकबूल शेरवानी साहब को, शहीद मकबूल शेरवानी साहब को। अगर वो ना होते उस दौर में, उस 47 के दौर में ना होते, तो वो जो पाकिस्तान का मंसूबा था कि हम किस तरह से कत्लो गारत करते हुए कश्मीर पहुंचेंगे, आज हमारा कश्मीर भी वो जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है उसके साथ मिला होता, और आज हमारा भी वही हाल होता कि 400 रुपए किलो आटे के लिए हमें भी लाइन में लगना पड़ता, और 400 रुपए लीटर पेट्रोल के लिए भी हमें लाइन में लगना पड़ता। हमारी खुशकिस्मती है कि मकबूल शेरवानी साहब ने हमें बचा लिया, और आज हम हिंदुस्तान के साथ और हिंदुस्तान का हिस्सा। उसके बाद फिर से हमारे पर कई अटैक हुए मित्रों, लेकिन एक सबसे बड़ा दुस्साहस इस नापाक मुल्क ने फिर से किया है, जो पिछले दिनों पे जब हमारे साथ इनकी लड़ाई शुरू हुई थी। तो सोचिए ये मुल्क कैसा षड्यंत्रकारी मुल्क होता होगा कि अगर मकबूल शेरवानी के बाद, उन साहब के बाद, अगर हमारे पास वो टेक्नोलॉजी मोदी जी ने ना लाई होती, तो जिस तरह से उस रात को हमारे 10 के 10 जिलों के ऊपर पाकिस्तान ने ड्रोनों से हमला किया था। कल ही मैं शंकराचार्य मंदिर में ऊपर जा रहा था, मैं ऊपर से देख रहा था पूरे कश्मीर को। मैं सोच रहा था कि अगर उन ड्रोनों ने यहां पर हमला कर दिया होता तो कितने लोगों की जान जाती। ये दूसरा प्रहार है उसका। देखिए, जब वैसे तो बहुत सारे प्रहार हैं, लेकिन दूसरा प्रहार है जो कश्मीरियों के ऊपर प्रहार है। ये सोचने वाली बात है दोस्तों कि ये नापाक मुल्क कभी भी हमारा सगा नहीं हो सकता। इसको हमेशा सबसे ज्यादा अगर कुछ पसंद है तो वो हमारे कश्मीरियों का लहू है, जो ये 47 से बहाने की फिराक में है। जम्मू और कश्मीर दोनों हितों को मोदी जी ने खितों को दोनों अपनी दोनों आंखों की तरह देखा है। एम्स यहां बना तो वहां भी बना, IIT IIM आपके सामने है। कौमी शाहरा के ऊपर 8-8 10-10 टनलें बनी हैं। पहले आप सोचिए क्या था कश्मीर के अंदर, केवल एकमात्र टनल, वो भी जर्मन्स ने बनाई थी, जिसके ऊपर जवाहरलाल नेहरू जी का बोर्ड लगा दिया गया।
और एक आधी अधूरी नाशरी टनल थी जिसे कंप्लीट मोदी जी ने आकर किया, अगर आपको याद होगा। आज ट्रेन जब यहां पर पहुंची तो अनगिनत टनलें जिनमें से यहां पर पहुंची। और मैं इस 11 सालों के ऊपर जो मोदी जी ने 11 संकल्प भी हमें दिए, 11 संकल्प यानी कि 11 वादे, उसकी बात करके मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करूंगा, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना कुछ नहीं कहा जाता कि अगर हम चाहते हैं कि 2047 में भारत विकसित भारत बने, हम भी डेवलप्ड कंट्री अमेरिका की तरह और बाकी कंट्रीज की तरह जाने जाएं, क्योंकि हमारे कंट्री में टैलेंट की कमी नहीं है। आज भी दुनिया के बड़े बड़े सीईओ हिंदुस्तान से ही पाए जाएंगे, यानी कि दुनिया पूरी हिंदुस्तान ही चला रहा है। हम अपने देश को क्यों ना आगे लेकर जाएं। तो सबसे पहले 11 संकल्पों को मैं बात करके फिर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर दूंगा। फुलफिलमेंट ऑफ ड्यूटीज, हर इंसान अपने राइट के साथ अपनी ड्यूटी समझे। ये समझे कि मेरा घर तो मेरा घर है, लेकिन ये पूरे का पूरा मेरा मोहल्ला, पूरे का पूरा देश और पूरी की पूरी दुनिया उस खुदा की है। अपना घर तो साफ रखना है मैंने, लेकिन मेरी ड्यूटी यह है कि भगवान का घर यानी कि पूरी दुनिया को भी मैं साफ रखूं। ये पहली ड्यूटी आप सबको याद रखनी है। दूसरी ड्यूटी सबका साथ सबका विकास, मेरा भी विकास आपका भी विकास। और सबका साथ सबका विकास के चलते ही देखिए कि जब हमने पूरी दुनिया में इस नापाक मुल्क, इस षड्यंत्रकारी पाकिस्तान मुल्क को जब हमने एक्सपोज करना था, तो हमारे साथ अपोजिशन के लोग भी गए, उन्होंने भी पूरी दुनिया में बताया कि यह षड्यंत्रकारी मुल्क क्या करे। इसी को सबका साथ सबका विकास कहा जाता है। तीसरी, जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, कि ना हम करप्शन करेंगे ना होने देंगे। और अगर आपको याद होगा, करप्शन किसी को भी बर्दाश्त नहीं होती, किसी का हक खाना सबसे बड़ा गुनाह और गुनाह अजीम है। जब हम करप्शन करते हैं तो समझ लीजिए किसी का हक हम खा रहे हैं। और किसी का हक खाने के ऊपर कभी भी अल्लाह मियां, कभी भी खुदा, कभी भगवान खुश नहीं हो सकता। अपने हक हलाल की कमाई की बात की गई है, वो इस्लाम में भी की गई है, वो हमारे ग्रंथों में भी बात की गई है। अपने 10 नाखूनों की कमाई से अपने परिवार का पेट पाले, अपने बच्चों का पेट पाले। रिस्पेक्ट फॉर लॉ, कानून की हमने लॉ जो है उसकी इज्जत करनी है। कानून सबसे ऊपर है। जहां पर कानून नहीं होता वहां पर वो हाल हो जाता है जो उस नापाक मुल्क, षड्यंत्रकारी मुल्क का, पाकिस्तान का हाल है। वहां पर एक ऐसी आर्मी है जिसका मुल्क क्या, ज्यादातर तो मुल्क की आर्मी होती है, वहां पर आर्मी का मुल्क है जिसका नाम ये नापाक पाकिस्तान है। 5, फ्रीडम फ्रॉम स्लेव मेंटेलिटी, जो हमारे अंदर शुरू से एक गुलामी की मानसिकता है, क्योंकि हम काफी सालों तक हम गुलाम रहे, अंग्रेजों के भी गुलाम रहे। हमें उस गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलना है कि हिंदुस्तान कुछ भी कर दिखा सकता है। अगर हम चंद्रयान पे पहुंच सकते हैं, अगर पूरी दुनिया को हमारे लोग चला सकते हैं, तो हमारे को उस मेंटेलिटी से बाहर निकलना पड़ेगा। प्रोटेक्शन फॉर रिजर्वेशन, जो हमारे गरीब पसमानदा लोगों के लिए, जो हमारे ओबीसी के लोग हैं, यहां पर कई सारी ऐसी हमारी ओबीसी के लोग हैं जिनके लिए रिजर्वेशन बनाई गई है, उनको भी इसका पूरी तरह से बेनिफिट पहुंचे, तभी हम सभी लोगों को आगे लेकर जा सकते हैं। नोमी जो है वुमेन लेड डेवलपमेंट, देखें जो हमारी बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, जब तक ये हमारे साथ शाना बशाना इस तरक्की के अंदर अपनी शिरकत नहीं देगी, देश कभी आगे नहीं पहुंचेगा। तो हमेशा याद रखें, बच्चियों के लिए भी वो सब कुछ किया जाए जो आप लड़कों के लिए करते हैं। दोनों में कभी मतभेद नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों ही उसी खुदा के बनाए हुए हैं। स्टेट ड्रिवन ग्रोथ, स्टेट ड्रिवन ग्रोथ का मतलब कि अगर देश ने पूरी ने तरक्की करना है तो स्टेट को भी तरक्की करवाना जरूरी है, और यूटी भी, उसकी भी तरक्की होना जरूरी है। ये नहीं कि देश तरक्की कर रहा है तो एक पर्टिकुलर स्टेट तरक्की नहीं करेगी तो देश कभी विकसित भारत नहीं बन सकता। इसीलिए जो स्टेट है उसको भी अपना दायित्व निभाना पड़ेगा। 11वां नंबर, एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंदर आप देख लीजिए, पूरा हिंदुस्तान एक है और हम हिंदुस्तान के रहने वाले सभी के सभी लोग हैं, और हुबले वतनी का जज्बा हम सबके अंदर होना चाहिए। ये हमारे 11 संकल्प है जिसके ऊपर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मित्रों,